Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर सेक्शन है। 12 क्वेश्चंस का ये पूछा जाना है और यहाँ पे आज आपकी क्लास नंबर 17 है। इससे पहले अगर आपने 1 to 16 क्लासेस नहीं देखी है तो ये जा करके देख के आओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका बेस बिल्डअप करेंगी। मैंने इसमें आपको फाउंडेशन भी कराया है, फाउंडेशन क्लासेस भी दी हैं स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको पता तो चले सीआरएम होता क्या है। फिर मैंने इसमें टेक्निकल टर्म्स वगैरह सारे एक एक करके इंट्रोड्यूस कराए हैं। तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में अरेंज है सारी की सारी चीजें, पहले उन्हें करके आना, ठीक है, अगर आपने नहीं की है तो। फिलहाल आज हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू चेन मॉडल और आपने आई होप कल वाली क्लास की सारी चीजें समझ ली होंगी और 15th क्लास भी अच्छे से समझ के आए होंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और यह है आपकी क्लास नंबर 17। तो आते हैं फटाफट से अपने वैल्यू चेन मॉडल पे। अब देखो वैल्यू चेन मॉडल जो है ना, ये मैं आपको कल बता चुका हूं जहां तक फ्रांसिस बटलर ने दिया था ये, और फ्रांसिस बटलर ने 2004 में इसको दिया। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो वैल्यू चेन मॉडल है ये तो हमारा दिया वैल्यू चेन मॉडल ऑफ सीआरएम, ठीक है। तो सीआरएम का स्पेशली दिया था फ्रांसिस बटल ने। नाम भी एक बार फिर से बता देता हूं, क्या कौन है भाई, ये फ्रांसिस बटल ने इसको दिया था। अच्छा, अब सबसे पहली बात, ये आपका वैल्यू चेन मॉडल करके किसने दिया था। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि अकेला वैल्यू चेन मॉडल किसने दिया है, तो ये दिया था माइकल पोर्टर ने, ठीक है। किसने दिया था? माइकल पोर्टर ने दिया था। अच्छा, अब ये वैल्यू चेन मॉडल जो है ना, ये सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव सीआरएम मॉडल है जो कि कस्टमर्स को टारगेट करता है। इसलिए मैंने आपको कल जो है कई और सारे टाइप के, जैसे स्ट्रेटेजिकली जो आपके स्पेसिफाइड कस्टमर है, मैंने इनका भी आपको कल क्लासिफिकेशन बताया था, क्योंकि ये चीजें आपको करवानी जरूरी थी। अगर हम वैल्यू चेन मॉडल को पढ़ने वाले हैं ना, तो ये समझ लो कि ये मॉडल सबसे ज्यादा क्या है आपका, एक्सटेंसिव मॉडल है, ठीक है। क्या है आपका, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मॉडल है जो कि आपको इनसाइट दिखाएगा अलग अलग कस्टमर के, यानी कि अलग अलग कस्टमर को कैसे डिवाइड करते हैं, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजीज को अपनाना होता है। कल मैंने एक और शब्द से आपको रूबरू कराया था, क्या? स्ट्रेटजी। जब भी हम स्ट्रेटजी वर्ड का यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तो आप देखोगे ये होता है अपना पूरा का पूरा वैल्यू चेन मॉडल। अब इसमें क्या होता है, आपका दो स्टेज होती है, एक होती है प्राइमरी स्टेज और दूसरी होती है सपोर्टिंग कंडीशन, और इसको ही बोला जाता है सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। इसको क्या और बोला जाता है? सेकेंडरी स्टेज और बोला जाता है। देखो अब प्राइमरी कंडीशन जो होती है या फिर जो प्राइमरी स्टेजेस होती हैं, इनका काम क्या है कि ये जो सारी स्टेज हैं आपकी 1 2 3 4 5, ये स्टेजेस काम करती हैं कस्टमर बिल्डिंग पे, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कैसे कस्टमर को बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना। कस्टमर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे बिल्डअप किया जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका प्राइमरी स्टेज का काम। अब दूसरी जो सपोर्टिंग कंडीशंस होती हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्टेज में भी काउंट करते हैं, वो होती है, देखो, लीडरशिप एंड कल्चर हो गया, आपके पास में डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, पीपल हो गए, प्रोसेस हो गई। तो ये सभी मैंने आपको पिछले वाले क्यूसीआई मॉडल में भी समझाया था। ये सभी क्या होते हैं? ये सब होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है? किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये क्या करता है, ये टारगेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी को। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी? प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी कंपनी को जो हमें फाइनेंशियल गेन है, क्या है, हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल गेन है वो कैसे हो रहा है। फाइनेंशियल गेन कैसे होगा? जितना ज्यादा मजबूत हमारा यहाँ पर कस्टमर के साथ में संबंध होगा, रिलेशनशिप होगा, उतना ही ज्यादा तो हमें फायदा होगा, उतना ज्यादा अच्छे से हम कस्टमर को समझ पाएंगे, सामान अपना डिलीवर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपका किसका काम करता है? ये करता है सपोर्ट करने का, किसे, जो आपका यहाँ पे प्राइमरी स्टेजेस चल रही होती हैं, ठीक है। क्या है, जो हमारी यहाँ पे प्राइमरी स्टेजेस चल रही हैं उनको सपोर्ट कौन करता है? आपका यहाँ पे जो भी लीडरशिप हो गई, डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, पीपल हो गए, प्रोसेस हो गई, ठीक है ना। और इन सभी से मिला के हमें क्या बनता है? ये सभी टारगेटेड होती है प्रॉफिटेबिलिटी पे, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि वैल्यू चेन मॉडल का जो मेन टारगेट है वो कस्टमर बिल्डअप करना है या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। तो ध्यान देना, इसका मेन टारगेट होता है कस्टमर को यहाँ पे आप इनहेंस करिए, कस्टमर के साथ अपनी रिलेशनशिप को आप ज्यादा अच्छे से मेंटेन करो, इंस्टेड ऑफ दैट प्रॉफिटेबिलिटी तो यहाँ पे सेकेंडरी पॉइंट है। प्रॉफिटेबिलिटी तो अपने आप बन जाएगी जब हम अपने कस्टमर को पहचानेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपके बात में, आपके दिमाग में जो है ये सब चीजें घुस पा रही हैं क्या? अभी मैं इसके नोट्स भी बनवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, थोड़ा लिखवाऊंगा अभी जो क्वेश्चन सीधे लैंग्वेज से बनते हैं घुमा के। बट आपको पहले समझना है इसको, ठीक है ना, अपने माइंड में बैठाना है, फिर मैं आपको एज ऑलवेज नोट्स भी बताऊंगा कैसे बनाने हैं, ठीक है। चलो
और इवन ये जो है ना आपका, अब ये आप पढ़ क्यों रहे हो अपने एग्जाम में पता है, क्योंकि आपका जो बीडी वाली पोस्ट है ना ऑपरेशंस एंड बीडी में, इसमें आपका वर्क प्रोफाइल ये भी रहेगा कि आपको अलग अलग आपको यहाँ पे प्रपोजल आएंगे, उनको आपको सेलेक्ट करना होगा जो डीएफसी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपकी ही प्रोफाइल को लेकर ऑपरेशंस एंड बीडी की, कि डीएफसीसीआईएल में इसका यूज क्या होने वाला है इस मॉडल से, ठीक है। तो वो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एक बार ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक तो आप यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन करो, थोड़ा सा नीचे आते हैं, पॉइंट को नोट डाउन करिए। द मेन एम ऑफ दिस मॉडल, द मेन एम ऑफ दिस मॉडल इज टू इंटीग्रेट, ठीक है। क्या करना है इस मॉडल में आपको, इसका जो मेन एम होता है इस मॉडल का वो होता है क्या, इंटीग्रेट करना है, टू इंटीग्रेट एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस टू क्रिएट वैल्यू, टू क्रिएट क्या क्रिएट करनी है हमें, टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, टू क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, फॉर अ म्यूचुअल प्रॉफिटेबिलिटी, ध्यान देना यहाँ पे वर्ड्स पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो मैंने आपको क्या लिखवाया, प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक बार आप लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है, इस मॉडल का जो मेन एम है ना वो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस में क्या आता है, ये जो ये जो सपोर्टरी आपकी स्टेज है या फिर सपोर्टिंग कंडीशन है, लीडरशिप कल्चर हुआ, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, पीपल हैं जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस हो रही है, यही तो सारे के सारे होते हैं इंटरनल प्रोसेस जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, उसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ देता है ये वाला मॉडल किसके साथ में, जो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट होगा। अच्छा, एक्सटर्नल एनवायरमेंट मैंने क्यूसीआई में समझाया था आपको। अब यहाँ पर आपको दूसरा वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा, एक नेटवर्क डेवलपमेंट। ये अभी मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। तो इसमें होता क्या है कि आपका एक्सटर्नली आपका सामान अंदर से, जो चलो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है कंपनी में आपका, लेकिन बाहर आपका रिटेलर जो होते हैं, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क कैसा है मार्केट का, वो लेकर कस्टमर तक लेकर के वो पूरा नेटवर्क कैसा फैला हुआ है, इन सभी को मिला करके ये वाला मॉडल क्या कर देता है, आपका इंटीग्रेट कर देता है, यानी कि जोड़ देता है पूरा का पूरी चीज को। जिससे होता क्या है कि जो कस्टमर है उस तक पूरी वैल्यू पहुंच पाएगी, ठीक है। क्या होगा, कस्टमर को जब हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, देखो सबसे पहली बात हमेशा ध्यान से देखना, कोई भी बिजनेस सक्सीड तभी होता है जब आप कस्टमर को क्या दोगे, वैल्यू दोगे। यानी कि जब हम कस्टमर को अच्छी चीज दे पाएंगे, एक अच्छी वैल्यू पे दे पाएंगे, यानी अच्छे दाम पे अच्छी चीज दे पाएंगे, तभी तो हमें म्यूचुअल प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों को फायदा होगा, कस्टमर को जो चीज चाहिए है वो मिलेगी और राइट प्राइस पे मिलेगी तो उसका भी फायदा है, और अगर वो कस्टमर को हम खुश कर पाए, वो बार बार आएगा तो हमारा भी फायदा है, ठीक है। कस्टमर का भी फायदा, हमारा भी फायदा। तो समझ पा रहे हो, इसका जो इस मॉडल का मेन एम है वो है कस्टमर टारगेटेड। और कस्टमर को हमें टारगेट कैसे करना है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटरनल प्रोसेस है और जो एक्सटर्नल प्रोसेस है उसको मिला करके। अभी एक्सटर्नल प्रोसेस आपको थोड़ी सी और समझ में आएगी, चीजों को पहले सुनते जाना है, ठीक है, फिर एक साथ मिला करके नोट्स बना लेना। चलो अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं प्राइमरी स्टेजेस में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है आपका कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस। अब ये जो कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस है ना, इसी का एक पार्ट होता है आपका कस्टमर इंटीमेसी। तो ये दोनों ना इंटरलिंक्ड हैं, अब दोनों को समझना है हमें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस की, ठीक है। क्या हो गया, कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो सभी लोग। यहां पर सबसे पहला काम होता है कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करने का, और कस्टमर को यहां पे एनालाइज करना होता है। क्या करना है हमें, आइडेंटिफाई भी करना है कस्टमर को और कस्टमर को एनालाइज भी करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अब जो कस्टमर्स होते हैं ना, एक बात समझना, हमारी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, कोई भी हमारी कंपनी होगी, लेटेस्ट से मेरी B2C कंपनी भी हो सकती है, B2B कंपनी भी हो सकती है। अब ये सब टर्म आपको मैंने बता रखे हैं तो आपको क्लियर हो गया होगा। B2C यानी कि मैं कस्टमर को दे रहा हूं, B2B यानी कि मैं बिजनेस को दे रहा हूं। अच्छा, एक चीज समझ यहाँ पे कि ये जो वैल्यू चेन मॉडल है, मैंने आपसे कल भी समझाया था कि ये जो वैल्यू चेन मॉडल है यानी कि VCM ऑफ CRM, ये बहुत ही ज्यादा वाइड है और ये हर टाइप के बिजनेस पे एप्लीकेबल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो वैल्यू चेन मॉडल है वो V2C के लिए है, V2B के लिए है, तो ये सारे के लिए होता है, ठीक है। वैल्यू चेन मॉडल कोई भी टाइप का आपका बिजनेस हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, समझ गए। चलो अब मैं आपसे क्या बोल रहा था, हमारी लेटेस्ट से कोई बहुत बड़ी कंपनी है। अब हम क्या करेंगे, उसमें जो भी कस्टमर्स होते हैं ना, याद रखना कि सारे कस्टमर सेम जो रेवेन्यू है,
ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कस्टमर आपको सेम रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं होता है कि आपको सारे के सारे कस्टमर की जो नीड है वो एक जैसी होंगी, या फिर सारे के सारे कस्टमर जो है एक ही उनकी प्रेफरेंस एक है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यानी कि हर कस्टमर की अपनी अपनी डिमांड होगी। यानी कि यहाँ पे लेटेस्ट से मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी क्या करती है, एसी बनाती है, और एक एसी है, मैं मेरी कंपनी 20,000 का एसी भी बनाती है, 30,000 का भी बनाती है, 50,000 का भी बनाती है। 20,000 वाले में क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी उसमें कम, थोड़ा सा चीप है ये, और फिर इसमें चीज़ें जो है मैंने थोड़ी कम कम डाली हुई है, मतलब अलग अलग डिफ्रेंसिएशन है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई कस्टमर है, अब किसी कस्टमर की चॉइस होगी 50,000 वाला, किसी कस्टमर की चॉइस होगी 30,000 वाला। तो अलग अलग कस्टमर से मेरे पास अलग अलग टाइप का रेवेन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो और फिर अगर आप देखोगे तो किसी कस्टमर की नीड है कि उसे क्या चाहिए है, उसे यहाँ पे उसके एसी में उसको जो पोर्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी चाहिए, किसी को यहाँ पे विंडो एसी चाहिए, किसी को स्प्लिट एसी चाहिए, ठीक है, अलग अलग टाइप की उनकी नीड होती है। कोई कस्टमर प्रेफर करता है कि वो क्या करेगा, आपका शोरूम से जाकर के ले लेगा, या फिर कोई कस्टमर प्रेफर करेगा वो अपना घर पे मंगवाएगा, ठीक है। तो हर कस्टमर की यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो यही होता है आपका कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस में, कि जितने भी टाइप के कस्टमर है ना, इसका बहुत ब्रॉड एनालिसिस किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक आरएफएम वाला कॉन्सेप्ट बताया था, उसके हिसाब से तो आपका वेल कस्टमर और फिर आपके अलग अलग टाइप के लैप्स्ड कस्टमर हमने बना लिए। लेकिन यहाँ पर जो एनालिसिस किया जाता है वो किया जाता है एसएससी के बेसिस पे, ठीक है। मेन एनालिसिस होता है किसका, एसएससी के बेसिस पर होता है। यानी कि आपका सेगमेंटेशन कर दिया जाता है कस्टमर का, कि ये कस्टमर हमें वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। और ऐसा नहीं है कि अकेला रेवेन्यू के बेसिस पे हम कस्टमर का यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। यहाँ पर जो कस्टमर का क्लासिफिकेशन है ना, वो वैल्यू के बेसिस पर भी किया जाता है, नीड के बेस पर भी किया जाता है, प्रेफरेंस के बेसिस पर भी किया जाता है, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर भी किया जाता है। तो समझ रहे हो आप, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म में ये चीजें चली जाती हैं। तो कल मैंने जो आपको एसएससी वाला कॉन्सेप्ट बताया था वो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस में कर क्या रहे होते हैं एक्चुअली में, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से आप ऑपरेशंस एंड बीडी की जॉब में लग गए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव की आपकी जॉब लग गई। तो इसमें ना इन्हीं लोगों को क्या करना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन भी देखना पड़ता है बीडी के लिए। लेट अस से क्या हुआ, आपका यहाँ पे डीएफसी है, बढ़िया, आपने बनवा लिया डीएफसी। अब क्या होगा यहाँ पे कि अलग अलग आपकी कंपनीज आएंगी अपना यहाँ पे लेकर के, कि आप एक काम करो कि हमें ये प्रोजेक्ट है, मुझे यहाँ पे अपनी एक कंपनी आई, लेटेस्ट से ऐसा करते हैं, एक कंपनी आती है, ठीक है। उसने कहा कि मुझे रॉ मटेरियल अपना 14 आवर्स के अंदर चाहिए, वो भी अराउंड मुझे 500 किलोमीटर्स की जर्नी लगेगी। 500 भी नहीं, इसे मान लो 700 किलोमीटर दूर जो है मेरा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, आप अपने डीएफसी से मुझे यहाँ पर भिजवा दो, और ये मेरा प्रपोजल है, मैं इतना पैसा दूंगा, ये रहेगा। अब दूसरी कंपनी और उठ के आती है, वो भी अपना प्रपोजल देती है सेम रूट के लिए। अब हमने डीएफसी बनाए तो ऐसे हैं कि उस पर 2 ट्रेन चल जाएंगी, एक इधर एक उधर। लेकिन अब देखना यहाँ पे बहुत सारी कंपनी, सोचो सेम चीज के लिए प्रपोजल लेके आ गई, तो आप किसे फाइनलाइज करोगे, आप किस बेसिस पे उनको यहाँ पे बांटोगे, बताओ जरा। तो ये सब किया जाता है आपका कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा लगेगा, वैल्यू चेन मॉडल आप लगाओगे। क्यों लगाओगे, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई कंपनी लेटेस्ट से कोई बहुत छोटी कंपनी है और वो पैसा ज्यादा दे रही है, एक बार को चलो पैसा तो उसने ज्यादा दे दिया, लेकिन दूसरी कंपनी है जो इससे सपोज करो थोड़ा सा पैसा कम दे रही है, लेकिन आपको पता है कि ये कंपनी आगे चल के, यानी कि इस कंपनी की जो लाइफ टाइम वैल्यू है ना, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, जिसे मैं सीएलवी बोलता हूँ, वो ज्यादा है। यानी कि आगे चल के दूसरी वाली कंपनी मुझे और भी प्रोजेक्ट देगी। तो बताओ मैं किसे प्रेफर करूंगा, इस वाली कंपनी को करूंगा कि इस वाली को करूंगा। कहने को पैसे ये ज्यादा दे रही है वाली कंपनी अभी, तो बात समझ पा रहे हो, मैं उसे प्रेफर करूंगा जो ज्यादा बार आएगी, जिसकी सीएलवी ज्यादा होगी, और पैसा भले वो इस टाइम थोड़ा सा कम दे, लेकिन आगे चल के इन फ्यूचर वो मेरी कंपनी के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, वैल्यू चेन मॉडल का जो आपका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट लगता है वो बहुत ही ब्रॉड है, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, थोड़ा सा अपना वर्क प्रोफाइल भी समझ में आया होगा, है ना। चलो खैर, ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा समझते हैं, समझते क्या, एक बार आपको मैं लिखा देता हूं ये, ठीक है ना। चलो इसको एक बार आप लैंग्वेज में भी लिख लो, लिखो यहाँ पे कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये लिख लेना, ठीक है। पोर्टफोलियो एनालिसिस है आगे। ये क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इज डन टू सेगमेंट, क्यों किया जाता है, इज डन टू सेगमेंट, क्या सेगमेंट करना होता है हमें, कस्टमर को, ठीक है, टू सेगमेंट द कस्टमर्स, ठीक है। सेगमेंट कर दिया कस्टमर्स को, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू द लाइफ टाइम परचेज वैल्यू, लाइफ टाइम परचेज वैल्यू,
लाइफ टाइम परचेज वैल्यू, यानी कि हम कस्टमर को यहाँ पे जो मेन बेसिस बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, लाइफ टाइम परचेज वैल्यू का। और यहाँ पर आपका जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होती है, ये तो सभी लोगों का पता ही होगा सीएलवी क्या होती है, बहुत ज्यादा समझा चुका हूँ इसे, बार बार हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, है ना, सब कुछ क्लियर है सबके माइंड में। तो जो सीएलवी होती है और जो आपकी लाइफ टाइम परचेज वैल्यू होती है, उसके हिसाब से हम क्या कर देते हैं, सेगमेंट कर देते हैं। एंड क्या करते हैं हम, एंड आइडेंटिफाइंग, एंड आइडेंटिफाई करते हैं क्या, आइडेंटिफाइंग मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स। क्या करते हैं भाई हम, अलग अलग कस्टमर्स का क्या है, मिक्सचर को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। बेस सिग्निफिकेंट, कस्टमर बेस सिग्निफिकेंट टू द बिजनेस, ठीक है ना। अब इसको मैं एक बार आपको और बता देता हूं तो ये आपके माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। हुआ क्या, हमने कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस के हिसाब से कस्टमर्स को उनकी सीएलवी या फिर लाइफ टाइम परचेज वैल्यू के अकॉर्डिंग सेगमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कस्टमर बेस सिग्निफिकेंट है हमारे बिजनेस के लिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि किसी कस्टमर की जो नीड है, मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए, इस किसी कस्टमर की जो नीड है वो ऐसी है जो हमारा बिजनेस पूरा ही नहीं कर पाएगा, तो हमें उस पर ध्यान देने से भी फायदा नहीं है। अगर ऐसा कोई कस्टमर है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है और फिर उसकी सीएलवी ज्यादा है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस तरीके से आपके अलग अलग जो है यहाँ पे कस्टमर्स को हम बांट देते हैं, ठीक है, एक तरीके से उनका एनालिसिस कर देते हैं। बात समझ में आई, सेगमेंटेशन हो गया इसमें। तो यही आपका मेनली काम हो रहा होता है कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस में। और मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूं, किसी ने अगर ये कहा ना राइटिंग समझ नहीं आ रही तो उल्टा लटका दूंगा, समझे। चलो, राइटिंग मेरी वैसे बहुत अच्छी है। चलिए खैर, यहां पे देखते हैं। तो अब यहां पर हमने कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस करके किया क्या कि हमारी कंपनी के लिए, एक बार यहां पे लेके आता हूं टेबल पे, हमारी कंपनी के लिए जो सबसे ज्यादा डिजायरेबल कस्टमर थे, हमने वो उन्हें अलग निकाल के रख लिया। यानी कि एक तरीके से मैंने हर कस्टमर को अलग अलग रख लिया कि भाई इसकी सीएलवी ज्यादा है, इसको मैंने सीएलवी के हिसाब से डाल दिया, इसकी वैल्यू अच्छी है, ये ज्यादा पैसा दे रहा है। मतलब हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो एसएससी के हिसाब से डिवाइड करके अपने लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट कस्टमर होता है उसको निकाल के हम अलग रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने बहुत सारा सेगमेंटेशन कर लिया कस्टमर का, अलग अलग कस्टमर बैठे हुए हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब फिर इसका अगला स्टेप होता है कस्टमर इंटीमेसी, यानी कि मैंने, अब सोचो, सब अलग अलग कस्टमर को यहां पे निकाल के तो रख लिया। अब जो कस्टमर मेरी कंपनी को सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा या फिर मेरी कंपनी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, अगला हम कस्टमर इंटीमेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कस्टमर इंटीमेसी, कि कस्टमर इंटीमेसी में आपके क्या स्टेप फॉलो होते हैं। देखो, कस्टमर इंटीमेसी में क्या होता है, मैंने सारे के सारे कस्टमर एक साइड रख लिए, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर होगा मेरे लिए, ठीक है, क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कस्टमर है उसको हम क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है। अप्रोच करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका डेटा होना चाहिए ना, उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानना पड़ेगा। तो इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट कस्टमर निकल के आए या फिर जो डिजायरेबल कस्टमर निकल के आए, उनसे हम क्या करते हैं, इंगेज करते हैं। यानी कि उनसे आप क्या करोगे, बार बार उनको मेल वगैरह भेजोगे या फिर उनसे कॉल करके पूछोगे सर आपको किसी चीज की जरूरत है। आई मीन कई सारी आपने कंपनीज को देखा होगा कि क्या करते हैं, कॉल करके पूछते हैं सर आपकी अगर आप मैंने आपको देखा कि आप ये सारी चीजें सर्च कर रहे थे, अगर आप देखोगे ना, अगर आप ऑनलाइन आजकल किसी चीज को सर्च करोगे बार बार और आपने लेट्स से जस्ट डायल पे कुछ अपना नंबर डाल दिया उसके लिए, ठीक है, तो आपको कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, सर आप इस चीज को सर्च कर रहे थे, हम आपको ये सब ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या आप इसे लेना चाहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लोग इंगेज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम पूरा का पूरा एक तरीके से क्या कर रहे हैं, उनके बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली जो काम होता है आपका डेटा कलेक्टिंग का, कस्टमर के बारे में, कौन से कस्टमर जो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, जो हमने अलग अलग सेगमेंटेशन करके निकाले हुए हैं, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्टिंग करेंगे, उनकी डेटा माइनिंग करेंगे। डेटा माइनिंग में भी क्या होता है, बेसिकली आपका जो डेटा बेस है कस्टमर का वो बनाया जाता है, आपके बारे में जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो स्टोर की जाती हैं डेटा माइनिंग के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब इंटीमेसी कैसे बनेगी, अब सोचो मैंने डेटा माइनिंग कर ली, डेटा कलेक्ट करके सब कुछ रख लिया, तो पहला प्रोसेस यही होता है, पहले कस्टमर को थोड़ा सा जानो तो सही उसके बारे में, फिर जब मैं कॉल करूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सर्च क्या कर रहे थे। पहले आपका क्या किया जाएगा, डेटा कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद में आपको कॉल करके या फिर मेल करके ऑफर दिए जाएंगे उस बारे में। लेटेस्ट से मैंने बार बार सर्च करा कि भाई स्प्लिट एसी चाहिए, स्प्लिट एसी चाहिए, तो अब कंपनी क्या करेगी, जाके फिर आपका पहले डेटा कलेक्ट करेगी, इसने क्या क्या सर्च किया हुआ है, कैसा एसी चाहिए, देखेगी स्प्लिट एसी चाहिए से, तो कॉल करके आपको सीधा जो कस्टमर आपका जो सेल्स होगा, सेल्स पर्सन होगा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो आपसे बोलेगा सर स्प्लिट एसी पे अभी 50% का ऑफ है हमारा, ले लो आप, आपको सर्विस भी हम 5 ईयर्स की फ्री प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अट्रैक्ट किया जाता है फिर उन कस्टमर को, ये पहली बात।
दूसरी बात कि ऐसा भी होता है कंपनी में, जैसे पहले से मेरा कोई कस्टमर बना हुआ है, सीएलवी कैसे निकलती है? तभी तो निकलती है जब कोई कस्टमर मेरा बन गया। फ्यूचर का मैंने देखा ये और भी बार बार आएगा, ठीक है। तो सीएलवी के बेस पे जो मेरा कस्टमर बना हुआ है उसको मैं क्या करता हूँ, रिटेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्वायरिंग एंड रिटेनिंग ये दोनों काम होते हैं आपके कस्टमर इंटीमेसी में। लेकिन जो आपका मेन टारगेट होता है वो होता है कि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा उसका डेटा निकाल के उसके बारे में जानो और फिर उससे आप कॉन्टेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा इंगेज करो, ठीक है। उसको हम रिटेन करने के लिए क्या करेंगे, उसको अलग अलग ऑफर देंगे, अच्छी अच्छी सर्विसेज देंगे, बोले उसको हमें कुल मिला के करना क्या है कि कॉम्पिटिटर के पास नहीं जाने देना। हमारी जो भी कॉम्पिटिटर कंपनी होगी उसके पास में हमें अपने कस्टमर को नहीं जाने देना है। कुल मिला के कस्टमर इंटीमेसी का ये पर्पस होता है। समझ में आया क्या? चलो थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं नोट डाउन कराता हूं। तो लिखो भाई, इट इज अबाउट, क्या लिखोगे, या इट का मतलब क्या है, किसको रेफर कर रहा है, कस्टमर इंटीमेसी को। क्या लिखोगे भाई, इट इज अबाउट द, किसके बारे में है, इट इज अबाउट द एंगेजमेंट विद द कस्टमर, एंगेजमेंट विथ द कस्टमर, विथ द कस्टमर। कौन से कस्टमर के साथ में, जो कि हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल हैं, तो ब्रैकेट में आप डाल लेना मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर के साथ में एंगेजमेंट होती है। एंड इंटरेक्ट करना है, यानी इंटरेक्ट करना है, एंगेज करना है, एक बात हो गई। एंड टू प्रोवाइड देम, एंड टू प्रोवाइड देम, एंड टू प्रोवाइड देम ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। क्या करना है उनको, हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर वैल्यू प्रोवाइड करनी है। क्या, किससे प्रोवाइड करनी है ग्रेटर वैल्यू, देन कॉम्पिटिटर, देन कॉम्पिटिटर। यानी कि आपको क्या करना है, कस्टमर को जानना है। आपने एक बार कस्टमर निकाल के रख लिया, ये वैल्यूएबल कस्टमर है हमारे लिए, इनको हमें टारगेट करना है। फिर उन कस्टमर को अब आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दोगे आपकी कॉम्पिटिटर जितना मार्केट में दे रहा है, तभी तो आपके पास कस्टमर क्या रहेगा, रिटेन होकर के रह पाएगा। और ये सब होगा कैसे, ठीक है, ये चीज हम अचीव कैसे करते हैं, तो एक लाइन और यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। इट इज डन बाई, इट इज डन बाई कलेक्टिंग डेटा, इट इज डन बाई कलेक्टिंग डेटा। यानी कि ये कैसे आपका किया जाता है, डेटा कलेक्ट करके। कैसे डेटा कलेक्ट करते हैं, एट वेरियस स्टेजेस। मैंने आपको याद है एक चीज समझाई थी कि जो डेटा होता है ना उसे बार बार कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। यानी कि एक कस्टमर अगर पहले उसे सपोज करो कि वो पहले विंडो एसी लेना चाहता था, लेकिन हो सकता है कि अब उसकी क्या हो गई हो, शादी वगैरह हो गई हो और उसकी फैमिली बड़ी हो गई है, अब उसे क्या चाहिए, स्प्लिट एसी चाहिए, वो घर में रह रहा है, ठीक है। अब वो रेंट वाले हाउस में नहीं रहता, अब वो अपने घर पे आके रह रहा है और उसको अब स्प्लिट एसी की जरूरत आ गई है इन विद इन 5 ईयर्स। तो क्या होता है ना, कंपनी को अपना डेटा भी बार बार चेंज करना पड़ता है, यानी कि अपना हर स्टेज पे डेटा को क्या करना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको डेटा ये कैसे किया जाता है, इट इज डन बाई कलेक्टिंग डेटा एट वेरियस स्टेजेस, ठीक है। एंड सेव्ड एज, एंड सेव्ड और स्टोर्ड एज, ठीक है, सेव्ड या फिर स्टोर किया जाए एज नॉलेज डेटाबेस, एज नॉलेज डेटाबेस, डेटाबेस, ठीक है। तो यानी कि आपके डेटाबेस में जो है, नॉलेज डेटाबेस में ये सभी डेटा आपका अपडेट किया जाता रहे या फिर स्टोर किया जाता रहे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि कस्टमर इंटीमेसी में आपके क्या दो काम होते हैं और आपके क्या पोर्टफोलियो में होता है। जैसे अब मैं आपको फिर से आता हूं इस टेबल पे, तो आपको अब क्लैरिटी आई होगी कि प्राइमरी स्टेज में हमें टारगेट किसको करना है, कस्टमर को। पहला काम क्या है, कस्टमर को यहाँ पे हम एक तरीके से सीएलवी के बेसिस पे हमने अलग अलग सेगमेंटेशन कर दिया। इंटीमेसी में हमने उन कस्टमर से कॉन्टैक्ट किया किस बेसिस पे, पहला काम तो डेटा उसका कलेक्ट करना है। दूसरी बात, हमें अपने उन कस्टमर से वो रिटेन करके रखना है, कॉम्पिटिटर से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी है। ये दो बातें हो गई। अब तीसरा पॉइंट आता है नेटवर्क डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसको समझते हैं अब, नेटवर्क डेवलपमेंट में क्या होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, दो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नंबर 3 पे देखो, नेटवर्क डेवलपमेंट, नेटवर्क डेवलपमेंट में अब आपका क्या होता है, समझते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म नेटवर्क है ना, ये बहुत ही ब्रॉड होता है, इसको इसको भी अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, नेटवर्क का मतलब है, नेटवर्क डेवलपमेंट का, यहाँ पे हमें कस्टमर से एंगेज करना है, ठीक है। क्या करना है, कस्टमर से। तो जब ये सब होता है तभी तो कस्टमर आपका रिटेन रहेगा, ठीक है, तभी तो वो आपसे बार बार चीजों को लेगा, है ना। तो ये होता है आपका एक एक पॉइंट हो गया नेटवर्क डेवलपमेंट का। अब ये सब अगर हमें कस्टमर से करना है, प्री सेल्स भी करना है, पोस्ट सेल्स भी करना है, सेल्स के टाइम भी करना है, तो इसके लिए जो नेटवर्क है कंपनी का, वो हर एक लेवल पे क्या होना चाहिए, बहुत ही रोबस्ट होना चाहिए, बहुत ही यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, एकदम जुड़ा हुआ होना चाहिए। समझना किस किस लेवल पे होता है। तो लिखो भाई, इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड रहता है नेटवर्क डेवलपमेंट में, इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड इसमें रहेगा। तो इसमें एक तो आपके जो स्ट्रेटजी पार्टनर हैं, यानी स्ट्रेटजी पार्टनर का, अगर आपकी कंपनी की कुछ पार्टनरशिप वगैरह है तो उसमें पार्टनर्स का भी इंक्लूडमेंट होगा। फिर आपके सप्लायर हो गए, ठीक है, सप्लायर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गया, यानी कि आपकी कंपनी में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग,
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, सप्लायर हो गया, इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए। तो ये समझ रहे हो, ये आपका नेटवर्क डेवलपमेंट जो होगा वो कैसे होगा, इसमें आपका कहाँ से चीज शुरू हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के आपका उसमें इन्वेस्टर कौन है, स्ट्रेटजी पार्टनर कौन है, उसका सप्लायर कौन है, यहाँ तक कि आपका जो रिटेल, यहाँ पे रिटेलर होगा, ठीक है, जो रिटेलर होने वाला है, रिटेलर, ठीक है, या फिर इसे आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हो, ठीक है, रिटेलर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। यानी कि इन सभी लेवल पे आपको क्या करना है, कस्टमर को खुश करके रखना है। आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपकी कंपनी का जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि आप अगर सप्लायर से तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहो, या फिर आपका कस्टमर को सप्लायर के एंड पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सप्लायर से आप यहाँ पे उसका डाउट दूर कर पाओ, रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से के एंड पे कोई इश्यू आ रहा है तो उसे भी तुरंत दूर किया जा सके, ठीक है ना। ये होता क्या है कि अगर आपका ये सब बहुत ही ज्यादा पूरा जो नेटवर्क है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे आपका रोबस्ट रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा एकदम एक्टिव है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर बहुत ही ज्यादा हैप्पी रहेगा, उसे सर्विसेज बहुत अच्छी मिल पाएंगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं तो शायद आपको बेहतर समझ आ पाए। लेटेस्ट से मैं कोई कार लेने गया, मैं गया भाई फोर्ड की कार लेने चला गया, मैंने कहा कि मुझे मैं क्या कार लेके आया और मुझे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के एंड पे कुछ दिक्कत पड़ गई, फाइनेंस में दिक्कत पड़ गई मुझे, ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे खुश नहीं हूं ना कंपनी से, भले फाइनेंस में दिक्कत पड़ रही है लेकिन तब भी मैं कंपनी से खुश तो हूं नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, उस कंपनी की रेपुटेशन के ऊपर पड़ रहा है ना। भले उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़िया थी, उसका सप्लाई ठीक ठाक रहा, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, या फिर उस कंपनी में जो इन्वेस्टर था उसने भी सब कुछ ठीक ठाक किया, पार्टनर वगैरह के लेवल से कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई भाई कि भाई कंपनी की जो डिलीवरी है वही अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है। तो इससे भी आपका बैड इमेज किसके ऊपर जाएगी, कंपनी के ऊपर। तो इन्होंने क्या कहा इस मॉडल में कि आपका जो नेटवर्क डेवलपमेंट है, कस्टमर को आप चाहे वो प्री सेल्स हो, प्री सेल्स में क्या आता है, कस्टमर से आप कांटेक्ट तो करोगे ही करोगे। सपोज करो मैंने यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं, कस्टमर को कस्टमाइजेशन प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर हैं। अब सोचो हम कस्टमाइजेशन के लिए हमने कस्टमर से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, यानी कि मैंने आपसे बताया था प्री बुकिंग वगैरह होती है फोन की, मैंने कस्टमर से प्री बुकिंग करवा ली फोन की, कंडीशन समझना बहुत ध्यान से, डीप मीनिंग है, मैंने कस्टमर से क्या की है, प्री बुकिंग करवाई है, लेकिन हुआ क्या कि जो इन्वेस्टर थे मेरी कंपनी के, कोई भी कंपनी होती है तो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, या फिर वो टाइमली पैसा नहीं लगा पाए उसमें, तो मैं उन फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाऊंगा। अब भले फिर मैं उन कस्टमर को उनका पैसा वापस कर दूं और कह दूं सर मेरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई कंपनी की, तो उसमें आपकी कंपनी का नाम खराब होगा कि नहीं होगा, कि बताओ इन्होंने पहले तो प्री बुकिंग स्टार्ट करवा ली, उसके बाद में पैसा भी ले लिया, फिर पैसा वापस देके कह रहे हैं सर अब नहीं हो पाएगा फोन, तो कस्टमर का रिटेंशन तो छोड़ो, वो कस्टमर आपकी जगह दूसरे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सब आता है प्री सेल्स में। फिर आपका देखो सेल्स के टाइम क्या आएगा, सेल्स के टाइम आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, कि भाई मैन्युफैक्चर हो गई है वो चीज जो आप देने जा रहे हो सकता है कि आपने सेल्स करते टाइम बोल तो दिया सर हम आपको ऐसी कार दे देंगे, ये सब फीचर्स होने वाली हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है ना। नेटवर्किंग में आपका जो पूरा नेटवर्क है कंपनी का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है, तो आप क्या उसे सामान दोगे, नहीं दे पाओगे। यानी सपोज करो इन्वेस्टर ने पैसा तो डाल दिया लेकिन आप फोन उस क्वालिटी का बिल्ड ही नहीं कर पाए, है ना। फिर तीसरी बात आती है पोस्ट सेल्स। पोस्ट सेल्स में आपका मेनली क्या होता है, सर्विसेज के बारे में ही होता है। सपोज मैंने वारंटी दी थी 1 ईयर की, लेकिन वो फोन चला गया आपका 2 महीने में ही उड़ गया फोन, है ना, तो वो चीज खराब हो गई। या फिर मैंने गाड़ी दी थी, उस गाड़ी में दिक्कत आने लग गई, उसके इंजन खराब हो गया अगले 6 महीने में, ठीक है, 6 मंथ में ही आपको उसके इंजन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो अगेन यहाँ पे कस्टमर क्या हो जाएगा, नाखुश हो जाएगा। तो बात समझ रहे हो, यहाँ पे प्री सेल्स और सेल्स और पोस्ट सेल में कितनी सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। थोड़ा सा माइंड आपका ब्रॉड वे में गया कि नहीं गया, फटाफट से हाँ या ना बोलो। क्लियर हुआ क्या ये, कि नेटवर्क डेवलपमेंट में हमें किस किस तरीके से कस्टमर को देखना होता है, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे अपनी मद्देनजर रखनी होती हैं, है ना। चलो फिर से अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है। थर्ड वाला पॉइंट नेटवर्क डेवलपमेंट हो गया, और इसमें लिखने का वही था जो मैंने आपको बताया, क्वेश्चन इसका यही पूछा जाता है कि नेटवर्क डेवलपमेंट में आपका क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, मैन्युफैक्चरिंग होता है आपका इसमें, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सप्लायर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, तो वो सभी पॉइंट नोट डाउन कर लेना, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इससे लैंग्वेज बना बना के अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा वो, तो जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी है आपको वो अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, मैं जो समझा रहा हूं ना चीजें, उन्हें भले आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कैसे भी करके लिखो, लेकिन वो आपके माइंड में होना चाहिए। मैंने अगर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताए हैं, एग्जाम्पल दे देकर बताया है, तो आपको एग्जाम के टाइम वो याद आना चाहिए, ठीक है।
चलो, अब हमारा अगला स्टेप होता है वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट। अब मुझे लग रहा है कि ये वाली बात तो बच्चे समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो फोर्थ स्टेप है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अब हमने क्या किया, कस्टमर को इंटीमेट कर दिया, चलो ठीक है, कस्टमर से हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस करके कस्टमर पहचान लिए, कस्टमर के साथ एंगेजमेंट भी कर ली, कस्टमर को चीजें भी बढ़िया प्रोवाइड कर दी। लेकिन इसके साथ के साथ क्या होता है ना, जो वैल्यू प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन का मतलब मैंने आपको कल क्या समझाया था, थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो फोर्थ नंबर पे हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन। ठीक है, वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट बेसिकली। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, हम कस्टमर को क्या क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, प्रोडक्ट प्लस में सर्विसेज, हम क्या क्या कस्टमर को प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, एज ऑफ नाउ क्या डिलीवर कर रहे हो आप, और एज ऑफ फ्यूचर आप क्या डिलीवर करोगे आगे चल के। ठीक है, जैसे लेटेस्ट से मैं लैपटॉप आपको अगर दे रहा हूँ, मेरी कंपनी आपको लैपटॉप ऑफर कर रही है, तो उसके साथ में मैंने बंडल में आपको अगले 3 साल के लिए उसकी सर्विसिंग प्रोवाइड करवाई है, कि फ्री में अगर कुछ दिक्कत हुआ, आपका कीबोर्ड वगैरह खराब होता है, तो हम वो फ्री में आपका रिप्लेस करके देंगे। ठीक है, ये होता है वैल्यू प्रपोजिशन डेवलपमेंट। इसमें आपका वो वाली चीज भी आ गई, कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन। ठीक है ना, सीवीपी इंक्लूड रहता है, सब कुछ याद है ना सभी को। हाँ, इसलिए मैंने आपसे बोला कि जितनी भी चीजें बताता हूं उनको बिल्कुल याद करके ही आना है अगली क्लास में। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। वैल्यू चेन मॉडल ने कहा कि ठीक है भाई, आप वैल्यू प्रपोजिशन तो दे रहे हो, कंपनी वालों से इसने क्या कहा वैल्यू चेन मॉडल ने, कि चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है कि आप अपनी जो कंपनी, आप अपना प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, कस्टमर को कुछ सामान दे रहे हो, प्रोडक्ट दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो, वो सब ठीक है। लेकिन इसके आगे इन्होंने एक वर्ड चिपका दिया, डेवलपमेंट। तो इसका डेवलपमेंट क्या होता है, इसका एक मेन बस चीज है, वो पॉइंट आप समझना क्या होता है। जैसे मैं कस्टमर को वैल्यू दे रहा हूँ, प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, अब इस प्रोडक्ट को मुझे बनाने में ही पैसा लगा, सपोज करो 100 रुपए मेरे लग गए, यानी कि 100 रुपीज मुझे लग जाते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो अब मैं कैसे भी करके इस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो 110 रुपीज में तो बेचूंगा ही ना, थोड़ा तो प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो मैंने कहा चलो सर ऐसा है कि 150 का प्रोडक्ट है, आप 40 रुपीज कम में ले जाओ। बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये बहुत बड़े बड़े डिजिट में होते हैं सारे नंबर्स, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या बोला, कस्टमर को टारगेट किया, एंगेज किया, इंटीमेसी बनाई, और फिर मैंने उससे बोला सर मैं आपको ये प्रोडक्ट दूंगा और 110 रुपीज में दे रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट तो अब 10 ही रुपीज का हो रहा है। तो अगर मुझे अब इसमें भी डेवलपमेंट करना हो, यानी कि मैं अगर ये चाहूं कि अब वो कस्टमर मुझसे कैसे इंप्रेस हो, हुआ क्या कि अगला जो आपका कॉम्पिटिटर था ना, आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी 110 रुपए में चीज को बेच रहा है, और उसकी भी चीज 100 रुपए की, उसको भी 10 रुपीज का ही मार्जिन मिल रहा है। दोनों जब आप 110 रुपए की चीज बेच रहे हो, तो अगला बंदा आपका सामान क्यों लेगा। तो यहां पर इस मॉडल ने बताया एक काम करो, यहां पर आप दो चीजें, आप वैल्यू प्रपोजिशन में दो चीजें ऑफर करते हो ना, प्रोडक्ट और फिर सर्विसेज। तो एक काम करो, अपनी सर्विसेज का लेवल आप यहाँ पे बढ़ा लो। क्या करो, सर्विसेज का लेवल बढ़ा लो, यानी कि कस्टमर से आप इंटरेक्ट अच्छा करो, और उसको यहाँ पे बोलो कि मैं आपको अगर अगले बार 1 साल की फ्री सर्विस दे रहा था, तो मैं यहाँ पर आपको 2 साल की दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि सर्विस में आपका जब आप सर्विस बढ़ाते हो, तो सर्विस में कॉस्ट का जो फर्क है वो इतना ज्यादा पड़ता नहीं है। ठीक है, जबकि अगर यहाँ पे मेरा 100 रुपए का रॉ मटेरियल यूज हुआ है और मैं इसे 90 में बेचूंगा तो कैसे भी होगा तो लॉस ही। लेकिन अगर मैं 100 रुपए की चीज 110 में बेचूंगा, साथ में बोल दूंगा कि सर्विसेज भी इंक्लूडेड है सर, मैं आपको इसमें 1 साल का फ्री सर्विस दूंगा, तो जरूरी थोड़ी ना कि उसका सामान खराब होगा ही होगा कस्टमर का, लेकिन उसे ये अच्छा लगेगा कि हाँ भाई चलो 1 ईयर के लिए हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका वीपीडी, यानी डेवलपमेंट आप किसमें कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज को देने में इसमें डेवलपमेंट कर रहे हो। एक बार मैं इसको लैंग्वेज में लिखा देता हूं तो और क्लियर हो पाएगा, थोड़ा सा इसको आप नोट डाउन करिए। वीपीडी, अच्छा मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं, इसे लिख लेना, वैल्यू प्रपोजिशन डेवलपमेंट। वीपीडी जो है फोकस करता है, क्या करता है, फोकसेस ऑन, किस पर फोकस करेगा ये, तो वेट अ सेकेंड, इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज। ये पता नहीं यार, पेन बीच बीच में रुक जाता है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विसेज किस पर फोकस करता है, कि हम क्या करेंगे, कस्टमर को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, एंड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स। ठीक है, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, कस्टमर लिख लेना आगे। ठीक है, कस्टमर्स, आगे क्या होगा भाई, एंड कंसंट्रेट, एंड कंसंट्रेटिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा, बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कंसंट्रेट हम करेंगे अपना ऑन रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, ऑन रिड्यूसिंग प्रोसेस कॉस्ट, यानी कि जो प्रोसेस कॉस्ट होती है, सर्विस की जो कॉस्टिंग है उसको हम कम करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर को। तो फोकस कहां पर है हमारा, जो इंप्रूव है सर, प्रोसेस कॉस्ट टू इम्प्रूव, क्या इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस, टू क्रिएट मोर वैल्यू, टू इम्प्रूव सर्विस, टू क्रिएट मोर वैल्यू टू द कस्टमर, टू क्रिएट मोर वैल्यू
टू द कस्टमर। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। और बेसिकली हमने बात क्या करी है कि जो वीपीडी है वो फोकस करता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कस्टमर को, क्या करके आपकी जो प्रोसेस कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर दो। यानी कि अगर आपने ये, हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि लेटर से मैंने बोला कि सर एक साल के लिए तो चलो सर्विस फ्री है, लेकिन इसके बाद में सर्विस कॉस्ट आपकी 50% हो जाएगी, तो मैं 50% की जगह कर दूंगा कि सर एक साल के बाद भी आपको 10% ही सर्विस कॉस्ट लगेगी। जबकि अब जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो यहाँ पे चीज तो बेच रहा है 105 रुपए की। सोचो, यहाँ पे ध्यान देना, 100 रुपए की चीज वो 105 में ही बेच रहा है, लेकिन उसने क्या बोला, मैं प्लस में आपको जो सर्विसिंग होगी वो हमेशा 10% पर ही मिलेगी। तो कस्टमर किसको खरीदना ज्यादा प्रेफर करेगा? ऑफकोर्स मेरी सर्विस को लेना वो ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि मैं उसे 1 ईयर का फ्री जो सर्विसेज भी दे रहा हूँ और साथ में 10% पे दे रहा हूँ अगले एक साल के बाद। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप सर्विस को अपनी इंप्रूव करते हो वीपीडी में, जिससे कि कस्टमर को ज्यादा अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की जा सके और हम उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर पाए अपने बिजनेस की तरफ। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये आपकी 4 चीजें हो गई। वैल्यू चेन प्रोसेस, वेट अ सेकंड, कहाँ चला गया, देखो, वैल्यू चेन मॉडल जो है इसके हमारी 4 प्रोसेस हो गई। बेसिकली ये जो प्राइमरी स्टेज है इसमें 4 आपने समझ ली। अब लास्ट है मैनेजिंग द कस्टमर लाइफ साइकिल। तो ये अगेन बहुत ईजी, इसमें आपका वही आ जाता है कि हमें कस्टमर को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो मैंने आपको जो क्यूसीआई मॉडल में कस्टमर मैनेजमेंट वाले पॉइंट्स बताए थे ना, वही सारे के सारे हैं। तो उन्हें अगेन वही चीजें बार बार बोलने से कोई फायदा है नहीं, वही आप इसमें नोट डाउन कर लेना। जो क्यूसीआई मॉडल में वो जो अलग से 8 मैंने पॉइंट बताए थे ना, कस्टमर को हमें यहाँ पे क्या करना होता है, टारगेट करना होता है, फिर उसे रिटेन करना होता है। ठीक है, उसको आप वैल्यू दीजिए, सामान दो, है ना, ये सब करके उसका डिससेटिस्फैक्शन हुआ है तो उसका डिससेटिस्फैक्शन दूर करके उसको आपको अपने पास रखना है। ठीक है, ये सारे मैंने पॉइंट करवाए थे ना क्यूसीआई मॉडल में, वही 8 के 8 पॉइंट यहाँ यूज किए जाते हैं आपका मैनेजिंग द कस्टमर लाइफ साइकिल में। यानी कि कस्टमर आपके पास आता रहे, उसको आपको इस तरीके से खुश रखना है, उसकी सीएलवी एलवी पे ध्यान देकर के उसको रिटेन रखिए और उसको अच्छे अच्छे ऑफर दो। ये सारी चीजें होती हैं इसमें। अगेन ये क्या है, आपका कस्टमर मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है, ये काइंड ऑफ क्या होता है, कस्टमर मैनेजमेंट। तो वही आपका जो क्यूसीआई मॉडल है उसकी 8 के 8 पॉइंट इसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अलग नहीं है। अब देखो, अब बेसिकली यहां पर आपने देख लिया, हमने प्राइमरी स्टेज में सारी की सारी बात कस्टमर को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए करी है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं इन सब चीजों को सपोर्ट कौन करेगा, अब मुझे बताओ। अब आपका अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस की, कस्टमर को इंटीमेट करने की, इन सब में सबसे जो पहला पॉइंट आपका होता है वो क्या निकल के आएगा कि भाई जो आपकी कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है उसका टारगेट भी तो ये होना चाहिए ना कि हम कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज अपनी बनाएंगे। यानी कि जब आपका लीडर जो है, कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है या फिर जिसकी लीडरशिप में एक पूरी टीम काम कर रही है, उसको कल्चर ऐसा मिलेगा, बार बार बताया जाएगा कि हम यहाँ पे अपनी सर्विसेज कस्टमर को सेंट्रिक करके दे रहे हैं, तभी तो वो चीज आगे बढ़ेगी, तभी तो आपका कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस अच्छा हो पाएगा, कस्टमर से इंटीमेसी अच्छी हो पाएगी। तो सबसे पहला बेस तो यही बनेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा लॉजिक वाली बात तो है ही नहीं, बस आपको ये 4 पॉइंट ही याद रखने हैं। क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि व्हाट आर द सपोर्टिंग कंडीशंस इन द वैल्यू चेन मॉडल, तो याद रखना लीडरशिप एंड कल्चर। दूसरा आता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो भाई, लीडरशिप तो बड़ी अच्छी है वैसे ही हमारे पास क्या होनी चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी, और फिर ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ऐसे अच्छे अच्छे टाइप के हमारे पास सीआरएम होने चाहिए, सास वगैरह हमारे ऐसे डेवलप होने चाहिए। यानी कि बेसिकली यहाँ पे हम कंपनी में यूज किसका करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का। ठीक है ना, तो जो आयास वगैरह हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपका देखा जाता है, ये सब आपका बेस प्रोवाइड करेगा। पीपल, यानी कि कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपके परफॉर्मिंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो सोते सोते बात करे, उसे कस्टमर से ग्रीटिंग करना ना आता हो, या फिर कस्टमर को मतलब बात करने का एक लहजा होता है वो उसका ठीक ना हो। ठीक है, तो इस तरीके की बातें। फिर आपका प्रोसेसेस, यानी कि जो पूरा प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग का सिस्टम है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जैसे अगर कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आई तो उसने कॉल करी, तो पूरा सिस्टमेटिक वे होना चाहिए अगर आपको कॉल ट्रांसफर करनी है, आपका आईवीआर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपकी चीजें बेस प्रोवाइड करती हैं किसका, ये जो हमें प्राइमरी स्टेजेस पर लेकर के जाना है। ठीक है, तो ये तो सब बेसिक बेसिक बातें हैं, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा मिलाकर के क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है हमारी कंपनी को, किसके लिए भाई, कस्टमर को मैनेज करके। ठीक है, तो ये होता है आपका कुल मिला के पूरा का पूरा जो आपका वैल्यू चेन मॉडल है सीआरएम का। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे, किसी में कोई डाउट होगा नहीं, और यहीं से अब आपको लैंग्वेज घुमा घुमा के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो याद रखना, जो मैंने चीजें बताई हैं उनको माइंड में फिट करके रखना है। ठीक है, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर अगर आपसे इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं अगर आपका वैल्यू चेन मॉडल से आता है तो। ठीक है, अभी आपका ये सब खत्म हो गया, देन आपका एक मॉडल और बचा हुआ है, पेन का 5 पॉइंट मॉडल और गार्टनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल। यहाँ पे लिखने की जगह भी नहीं है,
गार्डनर का कॉम्पिटेंसी मॉडल भी एक करा दूंगा, वो एक ही क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फिनिश करके अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सीआरएम और भी जो अदर चीजें बची हैं उनको भी कवर कर लेंगे। देन आपका और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, थोड़ा बहुत एक्रोनेम्स और 2-3 कराऊंगा अभी, जो आपको अब जिनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको मैंने क्या बोला है, हर चीज मैं रिलेट करके बताऊंगा, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मजबूत हो जाए। और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा है, जिसे सीआरएम का CRM भी नहीं आता था, वो अभी बहुत अच्छे तरीके से सीआरएम को समझने लग गया होगा, ठीक है। तो ये बड़ी बात है। और आप लैंग्वेज को एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, जो चीज मैंने समझाई है, जो उसका क्रक्स दिया है, वही आपको पेपर में काम आएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को डिकोड भी करना सीखना है। और फिर बस इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। मेहनत आप लोग अच्छे से करते रहिए, ठीक है। मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट है नहीं, अच्छे से मेहनत करिए। और ये जो मैं आपको चीजें कंपाइल करके दे रहा हूँ, ये आपका कहीं भी नहीं है अभी, और आने वाले टाइम में भी आपको यही सब इधर उधर कॉपी पेस्ट किया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इधर उधर की चीजों पे ज्यादा मत भागना, क्लियर है। तो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।